सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ेंगे, आपको अगले 1 घंटे तक लगातार हम देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज भी आपको इसी बुलेटिन में देखने को मिलेगी और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अब तक 4 बार युद्ध हुआ है। चारों बार पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ है। एक बार फिर छद्म युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान। पीओके में आतंकियों की पूरी फौज उतारती है। अफगानिस्तान से भी आतंकियों को बुलाया गया है। सूत्रों का दावा है कि बड़ी तादाद में अफगानी आतंकी पीओके में मौजूद हैं। वो सरहद पार करने की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन, पाकिस्तानी आर्मी के जवान और आईएसआई के ऑफिसर अफगान आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद कर रहे हैं। एलओसी के पास हलचल तेज है। 14 लॉन्च पैड भी देखे गए हैं जहां आतंकी भरे पड़े हैं। वहीं कश्मीर में इस तरफ आतंक का खात्मा जारी है। पिछले 13 दिनों में 15 आतंकी मारे जा चुके हैं। पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पिछले 10 दिनों से मुठभेड़ जारी है। सेना ने कश्मीर को आतंक मुक्त कर पूरी तरह शुद्ध करने की तैयारी कर ली है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पहाड़ियां कांप रही हैं। पाकिस्तान पोषित दहशतगर्दों की छाती पर आतंक मुक्त घाटी की प्रस्तावना लिखी जा रही है। लहूलुहान कश्मीर को खौफ से आजादी दिलाने की आखिरी कोशिश जारी है। खूनियों को खत्म करने की प्रतिज्ञा को पूर्णता दी जा रही है। हिंद के शूरवीर पुंछ से लेकर शोपिया तक कश्मीर से आतंकियों को समूल नाश करने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शांति के विरुद्ध आईएसआई का घोषित युद्ध। कश्मीर होगा आतंकियों से शुद्ध। मस्जिदों से ऐलान, टेरर कैंप में कोहराम। आतंक मुक्त घाटी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। आतंक पर आखिरी और प्रचंड प्रहार की तैयारी हो चुकी है। मस्जिद से ऐलान के बाद कैसे लश्कर के कैंप में कोहराम मचा हुआ है, यह आपको विस्तार से बताएंगे। अपने घरों में बंद हो गए। मगर उससे पहले बता दें कि अमन के दुश्मनों का अंत करने के लिए महा ऑपरेशन अंतिम चरण में है। रक्त बीज की तरह पसरे हुए आतंकवादियों को ढेर करने के लिए पुंछ के जंगल में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़ जारी है। लिहाजा इंच इंच खंगाला जा रहा है। चरमेड़ से लेकर भाटा दूड़िया के जंगल तक एक एक आतंकी की तलाश जारी है। बिल में छिपे हुए पाकिस्तानी स्थपोलों को बाहर निकालने के लिए विस्फोट कर उन्हें बारूद सुंघाया जा रहा है।
सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है इस इलाके में चल रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए कि आउटर कॉर्डन में किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की बेस्ट एंटी टेरर फोर्स यानी कि एसओजी की टीम जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि अगर आतंकी इन घने जंगलों से ऊपर की तरफ आते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। लगातार सुरक्षा बल जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी जो है उनका खात्मा किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस ऑपरेशन में ये आ रही है घने जंगल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से घने जंगल जो है वो यहाँ पर है और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बरसाती नाले भी हैं और साथ में जो हमें सूत्र बता रहे हैं इन जंगलों के बीच जो है कई ऐसी केव्स है, यानी कि यहाँ जो विजिबिलिटी है आगे की तरफ जब सुरक्षा बल बढ़ते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। वजह है घने जंगल। आसान से जंगल में आतंकियों की खोज जारी है। जान बचाकर दुबके हुए आतंकवादियों को ड्रोन से खोजा जा रहा है। कहीं भी आहट मिलते ही ड्रोन से ग्रेनेड दागे जा रहे हैं। क्योंकि आतंकी छिप छिप कर गोलियां दाग रहे हैं। आशंका है कि आईएसआई के जिहादी दूतों के साथ कोई स्थानीय गाइड भी है जिन्हें जंगल की पूरी जानकारी है, क्योंकि इस जंगल की बनावट बहुत विकट है। यही वजह है कि अत्याधुनिक हथियार से लैस हिंदुस्तान के पराक्रमी सपूतों को शत्रुओं का संहार करने में समय लग रहा है। ऑपरेशन पुंछ की अगर बात की जाए, नेशनल हाईवे अभी भी बंद है, यानी कि बीजी से लेकर पुंछ तक का जो नेशनल हाईवे है वो फिलहाल के लिए बंद है। कोई भी सिविलियन गाड़ी जो है वो इस रूट पर नहीं चल सकती। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सन्नाटा जो है यहाँ पर पसरा हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाएगा, यानी कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। आशंका ये है कि 3 से 4 आतंकी जो है इस घने नरखास के इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं और यही वजह है कि ऑपरेशन में इतना समय लग रहा है। चुनौतियाँ ज़्यादा है, लेकिन आतंकी छुप सकते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की नज़रों से बच नहीं सकते। सिर्फ पुंछ में नहीं बल्कि कश्मीर के दूसरे हिस्से में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। शोपियां में भी मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह एनकाउंटर सुबह सुबह तब हुआ जब सुरक्षा बलों ने द्रागड़ इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। आतंकवादियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। एक आतंकी की पहचान आदिल वानी के रूप में हुई है। वो जुलाई 2020 में आतंकी संगठन से जुड़ा था। उसने पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले मजदूर शाकिर की जान ली थी। आदिल टीआरएफ का जिला कमांडर था। एनकाउंटर के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए। इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गए, दूसरे का इलाज जारी है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इंसानियत के दुश्मनों पर भी जबरदस्त चोट की गई है। 13 में अब तक 15 आतंकी मारे जा चुके हैं। आठ अक्टूबर को श्रीनगर में एक आतंकी मारा गया था। 10 अक्टूबर अनंतनाग में एक आतंकी ढेर हुआ था। 11 अक्टूबर को अनंतनाग में फिर एक आतंकी मारा गया। 12 अक्टूबर को शोपिया में 5 आतंकी मारे गए थे। 13 अक्टूबर को पुलवामा में एक दहशतगर्द ढेर हुआ। 15 अक्टूबर को पुलवामा के बहीवुक में एक आतंकवादी ढेर हुआ। 15 अक्टूबर को ही श्रीनगर में एक आतंकी मारा गया। 16 अक्टूबर को पंपोर पुलवामा में 2 दहशतगर्द ढेर किए गए। 20 अक्टूबर को शोपिया में 2 आतंकी मारे गए और ये जारी है। डेथ वारंट लेकर घूम रहे सेना के जवानों का अभियान घाटी में मौजूद आखिरी आतंकी के अंत तक जारी रहेगा।
हालांकि पुंछ की मस्जिदों से जो ऐलान किया गया है उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका है। महा ऑपरेशन पर विराम लगाने का समय आ चुका है। तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वे अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। अपनों को घरों में बंद करने के लिए हुए इस ऐलान के बाद से टेरर कैंप में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि शब्द शब्द में यह संकेत है कि जंगलों में छिपे बाजवा के सादे वर्दी वाले कायरों पर आखिरी चोट का वक्त आ चुका है। जंगलों को घेरकर बारूदों की बारिश की जा सकती है। उन्हें बिल से निकालकर मारा जा सकता है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की वजह है अचानक शुरू हुई टारगेट किलिंग। गैर कश्मीरियों को मारकर आतंकी खौफ की नई लकीर खींच रहे हैं, घाटी में फिर से डर का माहौल बना रहे हैं। हम सारे एक जगह बैठ के बातें कर रहे थे, उधर से दो बंदा आया, बोला भाई जीड़ी काटना है धान। ये वाले धान दिखाया उधर, उसने बोला ये धान काटना है। गए तो वहाँ पे उधर ले गया और बिठाया, बोलता बैठो। बैठ गया हम तीनों। उसने छत्ता रखा था इतना बड़ा, छतरी बारिश वाले, उसके अंदर में गन था उसके पास। अच्छा। वही काला मुझे दिखाया तो मुझे देख के डर हो गया, तो हम भागने की कोशिश किया, उसने मुझे मार दिया गोली यहाँ पे। तो पहले आपको यहाँ गोली लगी आपको? मारा गोली तो हम नीचे गिर गया। फिर एक आदमी था सिर्फ वो? दो आदमी था सर। तो मेरा जीजाजी भी था, थोड़ा मोटा तगड़ा था, वो नहीं भाग पाता था। तो उसको बेचारा मारा गोली, दौड़ के वो पीछे से मार दिया, वो गिर गया। उसको गोली मारा, राजा भी देखा पलट के, राजा के भी मार दिया इधर गोली से। सर मैं आज ही जाना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशानी में सर, मुझे भी डर हो रहा है सर। सर हम लोग सेफ्टी के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, सेना के जवान खोज खोज कर आतंकियों को मार रहे हैं, उससे गैर कश्मीरियों की हिम्मत बढ़ी है। जिस पुलवामा में बिहार के 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने मार दिया था, उसी पुलवामा के कोल्ड स्टोरेज में यूपी के मजदूर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। हम इस समय पुलवामा जिले के लसेपुरा में हैं। लसेपुरा यानी यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर बाहरी राज्यों से मजदूर आते हैं और यहाँ का जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो इन मजदूरों के कंधे पर है। लगातार यहाँ काम करते हैं और ये देखिए अभी भी यहाँ पर काम जारी है। और बड़ी बात ये कि जितने मजदूर यहाँ पर दिख रहे हैं ये बाहर के हैं, मैक्सिमम इसमें यूपी के आए हुए मजदूर हैं और ये कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। कोई डर, कोई परेशानी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप में किसी ने सोचा नहीं कि हमें छोड़ के यहाँ से भागना है? सब यहाँ आराम से सब यहाँ ठीक। काम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। एकदम मुस्कुरा के बात कर रहे हो? हाँ। कोई चिंता टेंशन नहीं है, कोई नहीं। अरे इधर से बोल रहे हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है? हाँ सर कोई टेंशन। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहराइच। पूरा बहराइच का यहाँ पर गोल है, यूपी के बहराइच का। 60 बंदे हैं। 60 लोग हैं और कोई ऐसा नहीं है जो डर के जाने की सोच रहा हो? नहीं कोई डर के जाने की नहीं सोच? नहीं डर नहीं है कोई भी नहीं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जाहिर है कि आम लोग अपनी हिम्मत के दम पर आतंकी और आतंकवादियों के पाकिस्तानी आका को करारा जवाब दे रहे हैं, उनके 30 बरस पुरानी खौफ नीति को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सेना के शूरवीर कश्मीर में आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने में जुटे हैं। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि किसी भी वक्त आतंक के अंत का उपसंहार लिखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। लश्कर का कमांडर गुलजार अहमद रेशी मारा गया है। प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल था गुलजार अहमद रेशी। कुलगाम के देवसर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन फिलहाल जारी है, लेकिन लश्कर का कमांडर गुलजार अहमद रेशी मारा गया है। बड़ी सफलता मिली है। प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल था गुलजार अहमद रेशी, जिसे सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। कुलगाम के देवसर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। और अब बात चीन की। चीन और हिंदुस्तान की अदावत का सिरा आज से ठीक 59 साल पहले खुला था। 20 अक्टूबर की तारीख, ये वही दिन है जब 1962 को ड्रैगन ने हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर घोंपा था। और अब चीन फिर वही 59 साल पहले की कहानी दोहराने की कोशिश कर रहा है। अदावत के मुहाने पर जंगी तैयारी चीन की तरफ से बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, लेकिन ड्रैगन अपने मंसूबों में कामयाब होगा, इस पर संशय है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हिंदुस्तान 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। अब हर हालात से निपटने के लिए भारत की तैयारी बड़े तारीख 20 अक्टूबर 1962, जगह लद्दाख। उनसठ साल पुरानी धोखेबाजी की फिर वही कहानी कब्जाधारी ड्रैगन दोहराने की तैयारी कर रहा है। 59 साल पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाकर 20 अक्टूबर की तारीख को गद्दार चीन ने दगाबाजी के खूनी रंग से सुर्ख बना दिया था, और अब यही उसी तारीख पर मनहूसियत की कालीख पोतने का पूरा इंतजाम चीन कर चुका है। उनसठ साल पहले चीन ने हिंदुस्तान की पीठ पर जिस तरह छुरा भोंका था, मौजूदा दौर में हालांकि वैसे हालात नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि चीन अपनी हिमाकत से उस कहानी को फिर दोहराने की तैयारी में है। लेकिन भरोसे में धोखा खाकर कड़वे अनुभव से गुजरे हिंदुस्तान ने भी ड्रैगन के मंसूबों को कामयाब ना होने देने की सौगंध ले ली है। उनसठ साल बाद चीन ने फिर अक्टूबर का महीना चुना है। तारीख भी 20 अक्टूबर ही चुनी है और जगह है वही विवादित सीमा क्षेत्र LAC। लेकिन उस पूरी कहानी को दोहराने और उसकी कामयाबी के सपने और हकीकत में इस बार जमीन आसमान का अंतर है। यही अंतर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में अड़ा ड्रैगन, हिंद का प्रण, जीतेंगे रण। चीन लाया LAC पर हथियार, पहले वार का जारी इंतजार।
चीनी साजिश के बसे गांव शी पर भारी पड़ेगा दांव। उनसठ साल बाद बदले हालात, हिंद तैयार, चीन करेगा घात। चीन और भारत के संबंधों के इस सबसे कड़वे दौर में कुछ बाकी है तो वो सिर्फ भारत की संप्रभुता को मिल रही चुनौती है। चीन और भारत को आपस में टकराए 59 साल का वक्त बीत चुका है। तब से लेकर अब तक चीन और ज्यादा मजबूत हुआ, वही हिंदुस्तान भी विकास के शिखर पर पहुंचा। लेकिन ना तो चीन की मानसिकता बदली, ना ही उसे भारत की ताकत का वास्तविक अंदाजा लग सका है। इसलिए फिर दोनों मुल्क उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से जंगी अदावत की खूनी कहानी शुरू हुई थी। इस समय बोगला में हूँ। बोगला वो आखिरी लोकेशन है, आखिरी पोस्ट है जहाँ पर भारत की आखिरी पोस्ट है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मैं हूँ। मैं अपने, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो जो आखिरी गेट आपको नजर आ रहा है, मैत्री गेट उसे कहा जाता है। उसके बाद चीन का इलाका शुरू हो जाता है और अगर उन पहाड़ियों, अगर आप मेरे फोन में देख पा रहे हैं, अगर आप मैं दिखा पा रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे ये पहाड़ियां वो है चीन के पास। और इसकी खासियत ये है कि 1962 में इसी इलाके में जंग लड़ी गई थी और आज जब मैं मौजूद हूँ, दरअसल ये वही तारीख है जब उस जंग का आगाज हुआ था, यानी 1962 की जंग का आगाज भी हुआ था। भारत ने यहाँ पर ना सिर्फ अपने साजो सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि अपने सर्विलेंस सिस्टम्स को भी बहुत ज्यादा पुख्ता कर लिया गया है। आज मैं आपको ये पर्सपेक्टिव इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि भारत और चीन की जो मीटिंग्स होती हैं वो यहीं पर होती हैं, यानी यही वो इलाका है इन हट्स का जहां पर ये मीटिंग्स को अंजाम दिया जाता है। और आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार इस जगह का इंपॉर्टेंस क्या है। इस कोशिश का पहला मुहाना है LAC पर चीन का अड़ियल रवैया और अपनी हिमाकतों से भारत की चिंता बढ़ाने की कोशिश। आखिर कैसे मिला 59 साल पुरानी कहानी दोहराने की साजिश का प्रमाण? इसे मौजूदा हालात के आकलन से समझिए। चीन ने पूर्वी लद्दाख में फिर से हलचल बढ़ा दी है। LAC पार ट्रेनिंग और वॉर एक्सरसाइज हो रही है। अरुणाचल प्रदेश से लगी LAC पर गश्त बढ़ी है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने मॉडल गांव बसा दिए हैं। यानी चीन ने फिर से कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है और ये कंस्ट्रक्शन भारत के लिए चिंता का विषय है, जबकि निगरानी बढ़ाना चीन के मंसूबों का खुलासा करने वाली कार्रवाई है। हालांकि LAC के दोनों तरफ बुनियादी ढांचों का विकास होना जंग के खतरे को कम करता है, लेकिन भविष्य में चीन की हिमाकत बढ़ने के संकेत भी बढ़ती सैन्य गश्त, एक्सरसाइज और बुनियादी ढांचे के हो रहे विकास से मिलते हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और भौगोलिक स्थिति का फायदा भी हिंदुस्तान के पक्ष में है। मैं इस समय LAC के फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे हूँ। 13,500-14,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ और मेरे पीछे जो आपको देख रहे हैं ये है अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर गन M777, जिसको अमेरिका से भारत ने इंडक्ट किया था हाल ही में और इन तोपों को खास तौर पर LAC के इलाकों में तैनात किया गया है। सबसे खास बात यह कि इन तोपों के तैनात करने के पीछे का मकसद था कि भारत अपने पर्वतीय इलाकों में यानी चोटियों को सिक्योर कर सके और टेक्टिकली उनको सिक्योर करने के साथ साथ अपनी पोजीशंस को डोमिनेट भी कर सके। आज जब TV9 भारत स्टेटिंग में आई है तो हमारा मकसद है आपको ये दिखाना कि कैसे हमारे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे सबसे बेहतरीन आर्टिलरी गन्स, लाइट आर्टिलरी गन जो है वो मौजूद है। इसकी जो कह सकते हैं आपकी रेंज है वो करीबन 35 किलोमीटर के लगभग है। इसको हेलीकॉप्टर से टो किया जा सकता है, चीनू जैसे हेलीकॉप्टर की मदद से। और अभी जब भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो कई जगह न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि दूसरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में भी, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी इसको तैनात किया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
फिर भी मौजूदा स्थिति में यह इशारा मजबूती से मिल रहा है कि चीन जल्द ही किसी न किसी हिमाकत को जल्द ही अंजाम देगा। इस इशारे के पीछे एक स्याह तारीख तो है ही, इसके साथ साथ चीन ने LAC पर जिस तरह की स्थिति बनाई है वो आशंका को आधार दे रही है। स्थिति भी समझिए। चीन ने सर्दियों से पहले सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने PHL-03 रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए हैं। LAC के पास PCL-181 तोप भी तैनात की है। इसके अलावा लद्दाख के पास PCL-191 रॉकेट लॉन्चर भी दिखे। यानी एक तरफ भारत के साथ चीन सीमा पर बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ इसी बातचीत की आड़ में 100 से ज्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स, 155 mm कैलिबर की PCL-181 होवित्जर तोप, टाइप PCL-191 रॉकेट लॉन्चर्स भी तैनात कर दिए हैं। और इसमें अहम जानकारी ये है कि ये सभी हथियार चीन ने अपने हाई ऑल्टीट्यूड वाली सीमा पर रखे हैं, जिस पर एक खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसे अखबार ने भी प्रकाशित की है। तो क्या चीन के मंसूबे 59 साल पहले के खूनी इतिहास को दोहराने के हैं? इस सवाल का सिरा भी अतीत में देखिए। अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया था। बर्फीले दुर्गम क्षेत्र में तब कम ही भारतीय सैनिक तैनात थे। 80,000 चीनी सैनिकों ने मैक मोहन रेखा पार कर ली थी। मुकाबले में भारत के 10 से 12,000 सैनिक ही जंग में थे। भारत तब जंग हार गया था, लेकिन बावजूद इसके चीनी फौज को भारतीय वीरों से कड़ी टक्कर मिली थी। लेकिन मौजूदा दौर में स्थिति इससे अलग है। चीनी गतिविधि जैसे ही बढ़ती है, भारतीय वीर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा मौजूदा वक्त में भारत की तरफ से तैनाती भी चीन के मुकाबले कोई बहुत कम नहीं है। न ही तकनीक के मामले में अब भारत पीछे है। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार के बेताज बादशाह जिनपिंग भले ही पुरानी कहानी दोहराने का ख्वाब देखते हों, लेकिन उन्हें इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया में हिंदुस्तान की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिस कोरोना वायरस से अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश मुकाबला कर रहे हैं, उस युद्ध में भारत एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही इसकी वैक्सीन बनाने को लेकर पूरी दुनिया में काम शुरू हुआ था। भारत ने भी कोरोना की 2 वैक्सीन बनाई और 16 जनवरी 2021 से कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत कर दी गई। तब ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि उन्हें वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन सिर्फ 10 महीने में भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति, कोरोना पर विजय हासिल करने का संकल्प, लोगों की जिंदगी बचाने का प्रण, सरकार की जिस स्पष्ट नीति और साफ नियत का हवाला पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले दिया था, उसका रिजल्ट अब देश के साथ दुनिया भी देख रही है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी दूसरे देश नहीं कर रहे थे। करीब 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोरोना की वैक्सीन 100 करोड़ लोगों तक सिर्फ 10 महीने में पहुंचना असंभव का संभव होना लगता है। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को
विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। भारत ने अगर अपना इतिहास बदलकर दुनिया को चौंकाया है तो इसकी सबसे बड़ी वजह वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की सजगता है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही देश में पीएम मोदी ने वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बनाया था। पीएम मोदी की पहल पर सरकार ने रिसर्च के लिए फंड से लेकर हर जरूरी चीज वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को दी। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के निर्माण के लिए उद्योगों को वैक्सीन वायरस स्ट्रेन उपलब्ध कराया। डीबीटी ने वैक्सीन परीक्षण के लिए 18 वैक्सीन ट्रायल साइट प्रदान की। सरकार ने अनुसंधान और विकास के प्रयासों को सहयोग देने के लिए 900 करोड़ रुपए का कोविड सुरक्षा मिशन शुरू किया। कि पिछले साल यानी एक साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। जिस दौरान वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था, उसी समय कोरोना वैक्सीन को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का मिशन शुरू किया गया था। सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई, उसके परिवहन, टीका सेंटर और कोल्ड चेन बनाए रखने का काम शुरू किया और देश के वैज्ञानिक भरोसे पर खरे उतरे और टीका तैयार हो गया। विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने साबित किया कि तकनीक, ताकत और स्वास्थ्य में देश किसी से पीछे नहीं है। भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर बीमार और बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता दी गई। सरकार जब वैक्सीनेशन को लेकर स्टेप बाय स्टेप काम कर रही थी तो कई बार सवाल उठे। कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के फैसलों पर उंगली उठाई, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन तमाम राज्यों को एहसास हुआ कि यह काम कितना मुश्किल है और फिर केंद्र सरकार ने पहले की तरह ही वैक्सीनेशन की कमान संभाल ली। प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। भारत दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला देश बन चुका है। भारत ने पूरी दुनिया को बताया है कि वैक्सीन के मामले में भारत ने कैसे दूसरों का सहयोग किया है और आगे कर सकता था। यूएनजीए के मंच से पीएम ने भारत के वैक्सीन मिशन के बारे में जो बताया, उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है।
तो यूपी देश में सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में सोमवार को टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ के पार पहुंच गया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। देश का इतना बड़ा राज्य, इतनी ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के कारण एक समय में उत्तर प्रदेश देश के हर बड़े अभियान के लिए चुनौती मान लिया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में देश ने ये लगातार अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। कोरोना वैक्सीनेशन ने देश में कैसे रफ्तार पकड़ी, इसका अंदाजा आपको इस आंकड़े से होगा। अप्रैल में एक दिन में 29,96,000 वैक्सीन डोज दी गई। मई में एक दिन में 19,69,000 लोगों को वैक्सीन लगी। जून में हर दिन 39,89,000 वैक्सीन डोज दी गई। जुलाई में यह संख्या बढ़कर 43,41,000 वैक्सीन डोज प्रतिदिन हो गई। अगस्त में बढ़कर 59,29,000 डोज प्रतिदिन हो गई। सितंबर में यह बढ़कर 78,69,000 हो गई। तेज होती इस रफ्तार ने कोरोना वैक्सीनेशन की रेस में भारत को सबसे आगे कर दिया, क्योंकि यह मिशन अभी थमेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्य हिंदुस्तान के हर आदमी को टीके के दोनों डोज लगाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपने अक्सर सुना होगा कि पढ़ने लिखने में मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्कूल कॉलेज की तरफ से उन्हें वजीफा दिया जाता है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज में गजब ही हो रहा है। वहां बारूद जिस्म पर बांधकर खुद को उड़ा देने वाले सुसाइड बॉम्बर्स के परिजनों को सरकार दौलत और जमीनें बांट रही है। यह सब पाकिस्तान का लाडला और अफगानिस्तान का अंतरिम गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहा है, और इसके पीछे वजह है इस्लामिक स्टेट खुरासान का डर। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने टेरर पंचायत करके तालिबान को डरा दिया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उन्नीस अक्टूबर 2021, काबुल, अफगानिस्तान। काबुल के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में जलसा सजा था। कई मेहमान जमा थे। यह आयोजन तालिबान सरकार में गृह मंत्री के ओहदे पर बैठे $10 मिलियन के इनामी सिराजुद्दीन हक्कानी का था। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में सिराजुद्दीन हक्कानी ने कई अफगानियों को $125 अमेरिकी और जमीन का टुकड़ा देने का ऐलान किया। पहली बार सुनने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे तालिबान गरीब अफगानियों को राहत और मदद बांट रहा है, लेकिन जब आप इस मेगा आयोजन का सच जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी ने जिन लोगों को $125 और जमीन के टुकड़े बांटे, वो सभी किसी न किसी फिदायन आतंकी के रिश्तेदार थे। वही तालिबानी फिदायन जिन्होंने काबुल फतेह की जंग में खुद को बारूद से लपेटकर उड़ा लिया था। तालिबान ने इस फिदायन जलसे की तस्वीरें भी शेयर की हैं, और तस्वीरों में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी का चेहरा छिपा लिया गया है। तालिबान के इस डर के पीछे है अमेरिका, जिसने सिराजुद्दीन पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में सिराजुद्दीन हक्कानी ने मारे गए सभी तालिबानी सुसाइड बॉम्बर्स की जमकर तारीफ की, उन्हें हीरो बताया। आप ये तस्वीर देखिए। काबुल की सत्ता हासिल करने के बाद भी तालिबान सुधरा नहीं। तालिबान का फोकस गरीबी और अशिक्षा पर नहीं, बल्कि हथियार बंद लड़ाके पैदा करने पर है। तखार इलाके में तालिबान ने 150 नए लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग में ग्रेजुएट बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर तालिबान इन हथियार बंद लड़ाकों की फौज किसके लिए तैयार कर रहा है, तो जान लीजिए कई सारे आतंकी गुट तालिबान के खिलाफ हो गए हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान और तहरीके तालिबान के कमांडर लगातार मीटिंग कर रहे हैं।
पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में बड़ा कबायली इलाका है जिसे फाटा कहा जाता है। फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से यह खबर मिली है कि तहरीक तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान की मीटिंग में यह तय हुआ है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर और फाटा में आतंकी वारदातें तेज करनी होंगी। पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात यह है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान और TTP के इस मिशन में एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम भी शामिल हुआ है। तालिबान का गृह मंत्री भले ही सुसाइड बॉम्बर्स की शान में कसीदे पढ़े, सच यही है कि उसके फिदायनों को भी इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादियों से डर लगता है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में IS खुरासान ने अफगानिस्तान के कुनार सूबे में बड़ी पंचायत बुलाई। इस टेरर पंचायत में फैसला किया गया कि पाकिस्तान की शह पर चलने वाली तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आखिरी दम तक खूनी जंग लड़ी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इस पंचायत में इस्लामिक स्टेट के खुरासान शूरा काउंसिल के 3 बड़े नाम जलील नूर, नवाज अल फकीरी और अब्दुल मन्नान खादिम मौजूद थे। इस्लामिक स्टेट खुरासान उइगर मुसलमानों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ जिहाद छेड़ना चाहता है, लेकिन तालिबान उइगरों से दूरी बनाए हुए है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में समर्थन भी मिल रहा है। मतलब साफ है, अब अफगानिस्तान में सुसाइड बॉम्बर्स बनाम सुसाइड बॉम्बर्स की जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें मरने वाले तो दहशतगर्द होंगे, लेकिन इस खूनी जंग में कई बेगुनाह भी मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तराखंड में 8 साल बाद फिर जल प्रलय आई। कई जिंदगियां इस प्रलय में खत्म हो गईं, बहुत कुछ बर्बाद हो गया। गनीमत रही तो सिर्फ इतनी कि 8 साल पहले की तरह इस बार की त्रासदी विभीषिका नहीं बनी। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद बुधवार की सुबह थोड़ी सामान्य जरूर थी, लेकिन दहशत जहन में घर कर चुकी थी। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के हाहाकारी हालात का जायजा देखिए और यकीन मानिए कि ये हालात बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से ही बने हैं। देवभूमि में कुदरत का प्रहार, पहाड़ों पर बारिश मूसलाधार। 8 साल बाद फिर वही मंजर, प्रलय और खौफ का बवंडर। गंगा ने धरा रौद्र अवतार, उत्तराखंड में फिर हाहाकार। जल प्रलय, नदियों में उफान, संकट में जान, फिर कोहराम। तस्वीरें दो, तारीख दो, हालात दो तरह के, लेकिन जगह एक, नैनीताल। उत्तराखंड में 8 साल बाद फिर जल प्रलय आया और हाहाकार मच गया। 2013 में देवभूमि में आए जल प्रलय के जख्म 8 साल बाद फिर हरे हो गए। सिर्फ गनीमत इतनी रही कि उस वक्त की त्रासदी मजबूरी में लोगों को हफ्ते भर झेलनी पड़ी, लेकिन इस बार कुदरत ने रहम किया और बहुत बड़ी आपदा टल गई। अब सिर्फ तबाही का मंजर है और सीने पर उतरे कुदरत के दिए जख्मों के निशान बाकी हैं। मंगलवार को बाढ़ के कारण उत्तराखंड में 47 मौत हुई। ज्यादातर मौत बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग से हुई। हालांकि इन मौतों में 4 धाम यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है इसका खुलासा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार ऑल वेदर रोड और प्रशासनिक मुकम्मल व्यवस्था की वजह से संकट को टाला जा सका है। बावजूद इसके लगातार बारिश ने तबाही और हाहाकार मचाया और अब इस तबाही के निशान बाकी है, जो हर उस जगह नजर आ रहे हैं जहां चंद घंटों पहले आम लोगों ने जिंदगी के लिए जद्दोजहद की थी। वो भी 8 साल पहले आए प्रलय की तरह। नश्तर सी चुभने वाली यादों की फिर वही तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखिए। जगह हल्द्वानी के बेहद करीब का क्षेत्र काठ गोदाम है। यहाँ लगातार बारिश और भारी बाढ़ की वजह से सब कुछ डूब चुका है, लेकिन जब पानी उतरा तो तबाही का असली मंजर आंखों के सामने था। रेलवे ट्रैक, शंटिंग रूट, ट्रैक के पास बनी RCC की दीवार, सब बर्बाद हो चुके थे। उत्तराखंड में आई आपदा ने जहां एक तरफ लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया, रास्तों को, पहाड़ों को, सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इस आपदा की मार से रेलवे के ट्रैक भी अछूते नहीं हैं। इस वक्त हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद हैं और हल्द्वानी के पास काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, उसको कनेक्ट करने वाले ये शंटिंग रूट है जिसपे भारी तबाही और आपदा का सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है इस रेलवे के ट्रैक पर पड़ी है और फिलहाल पूरी तरह से धराशायी हो चुका है ये रेलवे का ट्रैक। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ये ट्रैक आता है और शंटिंग रूट इसको बताई जाती है और ये कुछ दिनों में शुरू होने वाला था। अब तस्वीर हल्द्वानी की गोला नदी के तट की देखिए। पहाड़ों पर बरसी आफत की वजह से इस नदी में भयानक बाढ़ आई।
और नदी पर बने गोला पुल की अप्रोच रोड टूट गई। हल्द्वानी के गोला नदी के तट पर बने गोला पुल को जब बारिश का पानी आया तो पानी के वेग के सामने इस पुल का अप्रोच रोड नहीं टिक सका और आप इस वक्त तस्वीरें देखिए कि ये पूरा अप्रोच रोड बह गया है, जिसकी वजह से हल्द्वानी को जोड़ने वाले तमाम शहरों को ये पुल जो हल्द्वानी को जोड़ने वाला है वो पूरी तरह से टूट चुका है और संपर्क इस हल्द्वानी शहर का बाकी शहरों से टूट चुका है। हल्द्वानी जिले में बाढ़ से मची तबाही के कारण कई लोगों की मौत हो गई। आम लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन से राहत मिली और प्रलय धार रुकी तो संकट से उबरने का रास्ता दिखा। अब देखिए एक और शहर के हालात। अब तस्वीर नैनीताल की देखिए। चंद घंटों पहले ये शहर मुसीबत में फंसा था। मनोरम नैनी झील का पानी शहर के अंदर सड़क पर दहशत फैला रहा था और बिना मदद जिंदगी बेमानी साबित हो रही थी। उस वक्त का मंजर भी सबने देखा और अब देखिए मौजूदा हालात। बारिश रुकने के बाद नैनीताल पहुंचा हूं तो उसके निशान यानी जो आफत और तबाही के निशान हैं वो झील के किनारे नजर आ रहे हैं। उन निशान को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे जो नाव हैं उनको रिपेयरिंग करने का काम चल रहा है। तमाम नावें आपस में लड़कर टूट चुकी हैं। लगभग 30 वर्ष मेरे को बोट चलाते हुए हो गए हैं। मैंने ऐसा मंजर अपनी लाइफ में पहली बार देखा। जो मंजर कल था, हम सोच रहे थे कि कल हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस मंजर को देखकर रात को भी नींद आना मुश्किल हो गया था। नैनीताल में मची तबाही की दूसरी तस्वीर मॉल रोड की देखिए। ये शहर का ऊपरी इलाका है, लेकिन यकीन मानिए कि नैनी झील का पानी इस सड़क पर आ चुका था। हम इस वक्त उसी मॉल रोड पर खड़े हैं कल जहां पानी का सैलाब आने वाला था और पानी ऊपर से बह रहा था। जो दाहिने हाथ में इस वक्त आप नैनीताल झील देख रहे हैं, इस पूरी झील का पानी सड़क पर आ गया था और कई होटलों तक में पानी अंदर घुस चुका था और अगर बारिश नहीं रुकती, झील पर दबाव बढ़ता जाता तो कुछ भी हो सकता था। ठीक ऐसी ही स्थिति नैनीताल के धार्मिक स्थल नैना देवी मंदिर की थी, जहां मंदिर के अंदर तक पानी भर चुका था। सुनिए भयानक मंजर की कहानी उन लोगों की जुबानी जिन्होंने ये सब कुछ देखा और झेला है। इस वक्त हम नैना देवी मंदिर के प्रांगण के अंदर मौजूद हैं और अभी भी मंदिर के प्रांगण के अंदर पानी मौजूद है और पानी और मलबे की हम आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं और ये भी बताते चलते हैं कि 24 घंटे पहले इस मंदिर के अंदर क्या हालात थे। काफी तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश यहाँ पे हुई है लगातार। ये यज्ञशाला पूरी तरह से पानी से ढक चुकी थी। ये यज्ञशाला और जो सुरक्षा एक हमारी रेलिंग लगी हुई है वो पूरे पानी से ढकी हुई थी। विगत 25-26 वर्षों से यहाँ पर माँ की सेवा मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा मंजर मैंने भी कभी नहीं देखा। हालात किस कदर खराब थे सभी ने देखा, लेकिन तबाही कितनी बड़ी थी ये पानी उतरने के बाद समझ आया। इसलिए स्थिति का जायजा लेने खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फील्ड पर उतरे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थानीय निरीक्षण दल के साथ जायजा लिया और नुकसान के आकलन के लिए बैठक ली। ठीक ऐसे ही खटीमा में भी पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभाला और पूरी तरह से जायजा लेने के बाद तबाही की बारिश और बाढ़ के बाद की स्थिति बताई। नुकसान तो पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी जगह बहुत हुआ है और इसमें सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं, मकान पूरे बह गए हैं, कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, जन हानि, पशु हानि, हर प्रकार की हानि यहाँ पर हुई है और हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र में तराई में यहाँ पर किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान के तहत चारधाम यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है और इस तबाही में 47 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही बंद रोड खोलने का काम भी जारी है, यानी हालात हाहाकारी हैं जिन्हें सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मॉनसून चला गया है लेकिन आसमान से पानी मौत बनकर बरस रहा है और मौत के उस भंवर में फंसा है नेपाल। नेपाल में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश से आई बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है। बाढ़ ने शहरी और कस्बाई इलाकों को निगल लिया है। जल तांडव ऐसा है कि बाढ़ से बेहाल नेपाल करहा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रचंड वेग से बहती इन लहरों का शोर ही ये बताने के लिए काफी है कि मंजर कितना भयावह होगा। चीख, पुकार, दहशत और जान बचाने की बदहवासी। भयंकर बाढ़ ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं।
तबाही मचाने वाली भयंकर बाढ़ की ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। मूसलाधार बारिश से कोई अलर्ट हो पाता, ऐसा मौका डरावनी बाढ़ ने किसी को नहीं दिया और देखते ही देखते पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। 2 हफ्ते पहले ही मॉनसून भी खत्म हो चुका था, लेकिन कुदरत का कहर बरसा कि नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा। जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन ने कोहराम मचा दिया। आफत की बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि हर घर में तबाही का वज्रपात हो गया। कहीं किसी ने अपनों को खोया तो कहीं कोई लापता है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग लापता हैं। बाढ़ से मची तबाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। नेपाल के 19 जिले बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ का असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। सड़क से आसमान की उड़ान करने पर नेपाल मजबूर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।